स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फिर बोल सकते हैं कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो हमने जो है डिस्कशन जो है कर लिया था। ठीक है, उसके एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आइए अब उसी में जो आपके बुक में जो दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 2 उसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन आपके बुक में भी देख सकते हैं। क्या दिया देखो, एग्जांपल नंबर 2 और पेज नंबर 71 का। ठीक है, ऑन अप्लाइंग सम फोर्स ऑन अ ट्रॉली ऑफ 5 kg एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड, फाइंड द अप्लाइड फोर्स। मतलब एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली का जो वेट है वो 5 किलो है। ठीक है, और उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। कितना चेंज हो रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बताना है कि उस पर जो है कितना फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, ये हमको बताना है। तो पहले तो आप लिख लो जो जो आपको डेटा गिवन है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो गिवन है उसको नोट कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सो गिवन दैट मास ऑफ द ट्रॉली इज आपका कितना है 5 kg। एक बार चेक कर लेते हैं 5 kg। हाँ ठीक है, और एक्सेलरेशन है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फोर्स जो है फाइंड करना है। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो कि फोर्स के हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू, एक तो हमने पढ़ा है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, हमने ये पढ़ा हुआ है एक। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप देखो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और मास है क्या? चलो मास तो है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। इट मींस हम पहला वाला फॉर्मूला को जो है यूज नहीं कर सकते। तो हमको किसको यूज करना पड़ेगा? ये जो छोटा सा f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसको यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मास भी गिवन है क्वेश्चन में और एक्सेलरेशन भी गिवन है। सो दैट्स व्हाई जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसके जो भी फॉर्मूलेज हैं आप उसको एक जगह लिख देना, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करना। तो सिंस फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है हमारा 5 kg का, एक्सेलरेशन है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50 न्यूटन। तो उस ट्रॉली पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा? 50 न्यूटन का फोर्स जो है वहां पर अप्लाई हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे देखो, तीसरे एग्जांपल पे देखो। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, द फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ 30 ग्राम बॉल moving in a straight line on a table. How much frictional force need to be applied to bring the ball to the state of rest? मतलब ये है कि एक टेबल है, उस टेबल में 30 ग्राम का जो एक बॉल है वो उसमें मूव कर रहा है। अब आपको पता होगा कि अगर वो मूव कर रहा है तो जो बॉल है और जो टेबल है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं कि एक टेबल है, इस टेबल में 30 ग्राम का जो है क्या है 30 ग्राम का एक मास, एक बॉल है जो कि इसमें मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। तो यहां पर बॉल का सरफेस और टेबल के सरफेस पर क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एक तो यह बॉल जो है जब टेबल के साथ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स खुद ही लग रहा है। अब आपको बोल रहा है कि मान लीजिए कि हमें इस बॉल को क्या करना है, रोकना है, जो कि इस टेबल पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए जो है हमें कितना फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमको बताना है। और इतना फोर्स लगाना है कि जिससे ये जो बॉल है वो क्या हो जाए, रुक जाए। रुक जाए मतलब स्टॉप कंडीशन पर आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉल अगर बॉल रुक जाएगा मतलब रेस्ट कंडीशन पर आ जाएगा, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया है आपको, मास इज इक्वल टू आपको कितना दिया है 30 ग्राम। एक बार चेक कर लेते हैं, मास इज इक्वल टू कितना दिया है, हाँ 30 ग्राम। अब 30 ग्राम हमारे पास जो फॉर्मूला है मास, उसमें हम m को किसमें रखते हैं, kg में रखते हैं। तो यहां तो ये ग्राम में दिया है, तो ग्राम को केजी बनाने के लिए आप क्या करो, इसको 1000 से जो है आप डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 0.03 केजी। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.03 केजी। उसके बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दिया है क्या, इनिशियल वेलोसिटी जो है नहीं दिया है। लेकिन जब ये बॉल रेस्ट कंडीशन पर आएगा तो
तो रेस्ट कंडीशन पर आएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों होगी समझ में, क्योंकि रुक जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, अच्छा आपको एक ग्राफ भी दिया हुआ है ना, इस तरीके से आपको एक ग्राफ भी दिया हुआ है, जहां पर एक तरफ है आपका क्या है, वेलोसिटी है, और दूसरी तरफ क्या है, आपका टाइम है, और उसको ग्राफ से इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहां पर जो वेलोसिटी है उसके क्वेश्चन में दिया है u इज इक्वल टू, आप देखो 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, और टाइम जो आपको दिया है वो 5 सेकेंड है। जानबूझकर आपको घुमाया है, कुछ नहीं है। आपका फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होगा समझ में आया, क्योंकि बॉल टेबल में मूव कर रहा है, जब वो रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें मालूम है कि वेलोसिटी का यूनिट हम लोग किसमें रखते हैं, एसआई सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो मीटर पर सेकेंड करते हैं। तो ये जो 15 सेंटीमीटर है, इस 15 सेंटीमीटर को सपोज मुझे मीटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 0.15। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका हो गया 0.15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको टाइम मिल गया, टाइम कितना है आपके पास, 5 सेकेंड। अब आप देखो, अगर आपको फोर्स निकालना है तो अगेन आपके पास दो फॉर्मूले हैं, तो इसमें पहला वाला यूज होगा कि सेकेंड वाला यूज होगा, तो आंसर है आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि पहले वाले को यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 सेकंड में बॉल रुक जाएगा, ये बोल रहा है, मास हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे कौन सा, सेकेंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला। सो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। ठीक है, सो सिंस force is equal to mass into final velocity minus initial velocity upon time, so mass is 0.03. ठीक है, final velocity is 0, initial velocity is 0.15 upon 5 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा 0.03 into minus 0.15 अपॉन में 5। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 0.45 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा 0.9। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो इनटू करके बता देता हूं आपको, एक मिनट कैलकुलेटर से, 0.03 इंटू 0.15, तो ये आ गया आपका 0.0045 और माइनस है अपॉन में 5। इसको 5 से हम लोग कर देते हैं डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका देखो 0.0009 न्यूटन। इसी को अगर आप लिखना चाहोगे तो डेसिमल के 4 डिजिट आगे किसका देते हैं, तो 9 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। इतना फोर्स हमें लगाना है। ये नेगेटिव साइन हमारा क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए हुए हैं, इसलिए यहां पर माइनस आ रहा है। माइनस का कोई दूसरा मतलब नहीं है, माइनस इज जस्ट शोइंग दैट द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल जो है समझ में आ गया होगा। चलिए, ये था हमारा सेकेंड लॉ के बेसिस पर न्यूमेरिकल। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि मेरा फेवरेट है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो वो हमेशा स्टेशनरी ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव ही करना चाहता है। ठीक है, और उसी तरीके से सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के चेंज होता, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के जो है होता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो पहले मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो, ये जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं, ये जिंदगी का, जीवन का जो है क्या है, एक सत्य बात है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी पर कुछ एक्शन करोगे तो जितना आप एक्शन करोगे उतना ही बराबर आपको क्या मिलेगा, उसका जो है रिएक्शन देखने को जो है मिलेगा। ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, ये जिंदगी की बात है। ठीक है,
अब जैसे मान लो कि मैं आपको जिंदगी का थोड़ा ज्ञान बाद में दूंगा, पहले हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है कि अगर आप कोई एक्शन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उस ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी जो है होगा। जैसे मान लो आपके पास एक टेनिस बॉल है, आपने टेनिस बॉल को जोर से क्या कि इस तरीके से हिट किया, दीवार पे ठोक दिया, तो जो टेनिस बॉल है वो दीवार पर जाता है, दीवार को स्ट्राइक करता है, फिर उतना ही स्पीड से क्या होता है, वापस आता है। मतलब हमने बॉल के थ्रू दीवार पर एक्शन किया, दीवार ने क्या किया, वापस रिएक्शन करके उसको भेज दिया, तो उसी का नाम है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो टेनिस बॉल वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वो इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा भी आप एवरी एक्शन जो होता है, ठीक है, ये आप अलग अलग जगहों पर जो है देख सकते हो। जैसे अगर आपके पास स्प्रिंग है, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो और खींचने के बाद अगर आप उसको छोड़ देते हो, तो जितना ताकत लगाकर आपने उसको खींचा रहता है उतना ही ताकत से वो क्या करता है, बाउंस बैक करके जो है वापस चले जाता है। तो ये इसका क्या है, एग्जांपल है। और क्या क्या एग्जांपल है इसके, जैसे अगर मैं यहां पर मूव कर रहा हूं, मैं इस जमीन पर चल रहा हूं, तो जमीन पर मुझे चलने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ एक्सीलरेशन चाहिए, तभी तो मैं जमीन पे मूव कर पाऊंगा ना। हम लोग जो चिकनी सतह होता है, स्लिपरी होता है, वहां पर हम लोग क्यों गिर जाते हैं, ठीक है, या केले के छिलके पर जब पैर रखते हैं तो लाला जी गिरे धरा मुंह से निकला हाय, हम अपने बचपन में सुना होगा कहानी, ठीक है। तो जब केले के छिलके पर हमारा पैर पड़ता है तो हम लोग क्यों गिर जाते हैं, ये सबका आंसर आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर मुझे ग्राउंड पर चलना है तो पहले मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, और वो एक्सीलरेशन मैं कैसे अचीव करूंगा, तो मैं अपने पैर से क्या करूंगा, जमीन पर फोर्स लगाऊंगा। इस तरीके से जो है, ये मान लो जमीन है, ये मेरा पैर है, तो मैं इस पर क्या करूंगा, पहले इसको फोर्स लगाऊंगा, और किस डायरेक्शन में, मैं जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं आगे मूव करना चाहता हूं तो जमीन पर मैं क्या करूंगा, पीछे की तरफ जो है फोर्स लगाऊंगा। तो मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उतने ही अपोजिट रिएक्शन मुझे जमीन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, मतलब सरफेस जो है प्रोवाइड करेगा। जैसे कि ये अगर जमीन है, मुझे आगे की ओर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, जमीन पर पीछे की तरफ जो है फोर्स अप्लाई करूंगा अपने पंजों से, तो क्या करेगा, जमीन उतना ही फोर्स जो है मुझ पर लगेगा, और मैं इस तरीके से आगे जो है क्या कर सकता हूं, जा सकता हूं, ठीक है। सेम आंसर आप लिख सकते हो, जो हॉर्स कार्ट होता है, जो घोड़ा होता है, ठीक है, जो घोड़े गाड़ी होती है, तो जो हॉर्स होता है जब वो जमीन पर दौड़ता है तो क्या करता है, तो अपने पंजे से जो है जमीन पे जो है मिट्टी को क्या करता है, पीछे की ओर ढकेलता है। क्यों ढकेलता है, उसके पीछे का भी रीजन जो है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। उसको एक्सीलरेशन चाहिए, किसको, हॉर्स को, और हॉर्स अपना एक्सीलरेशन कैसे लेता है, तो जमीन को पुश करके जो है लेता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ठीक है सर, घोड़ा हो गया या इंसान हो गया, वो एक्सीलरेशन को अचीव करने के लिए जमीन को पीछे की ओर ढकेलता है, तो इससे घोड़ा और आदमी दोनों आगे चले जाते हैं, तो अर्थ पीछे क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उतना ही फोर्स तो हमने उस पर भी लगाया था। तो उसका आंसर है, दोनों के मास में जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस होता है। अर्थ का मास हमारे बॉडी के मास से जो है मिलियंस या बिलियंस टाइम्स जो है क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसीलिए ज्यादा मास होने के कारण जो है अर्थ जो है पीछे की तरफ जो है मूव नहीं करता, बल्कि हम उसी के हेल्प से जो है क्या करते हैं, आगे की ओर जो है मूव करते हैं। सो ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल जो है छूट गया, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे। उससे पहले जो है एक न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, चौथा एग्जांपल, ठीक है, वो छूट गया था, सॉरी, उसको कर लेते हैं। चलो फिर इस पर हम लोग आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है, A force of 10 न्यूटन is applied for 5 सेकेंड। जो गिवन है चुपचाप से उसको लिख लो। So given that force is equal to कितना न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने समय के लिए लग रहा है, आंसर है 5 सेकेंड के लिए लग रहा है, ठीक है। चलो, ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है आपका 5 kg, मैंने लिख दिया जो गिवन था। How much acceleration is produced due to this force? हमें निकालना है क्या भाई साहब, एक्सीलरेशन हमें निकालना है, ठीक है। Also calculate the change in velocity of the object। हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये दोनों की दोनों चीजें जो है हमें क्या करनी है, कैलकुलेट जो है करनी है।
है हमारे पास तो दो फोर्स यही, मतलब दो फॉर्मूला, दो फोर्स नहीं है, दो फॉर्मूला है, वही से निकल जाएगा। ठीक है, सो बाय यूजिंग फर्स्ट, सिंस पहले निकालते हैं एक्सीलरेशन, तो मास इनटू क्या होता है एक्सीलरेशन। फोर्स कितना न्यूटन है 10 न्यूटन का, मास देखो केजी में दिया है, तो केजी में दिया तो उसको और बदलने की जरूरत नहीं है, 5 1 जा 5 2 जा, सो एक्सीलरेशन आपका कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, देखो अगेन सिर्फ F इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फोर्स है आपका 10 न्यूटन का, मास है आपका 5 का, v माइनस u आपको निकालना है, टाइम है आपके पास 5 का, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी आपका कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड जो है यहां से आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चौथा वाला एग्जांपल जो है समझ में आ गया होगा, इजी था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा हो गया, अब हम लोग आगे देखेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि इस चैप्टर का क्या होगा लास्ट टॉपिक जो है होने वाला है। अगर आपका कोई सजेशन होगा तो आप उसको बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपके दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा कष्ट करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए जो है अच्छे से वीडियोस जो है लाता रहूं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ब्लू पेन यूज कर लेते हैं, चलो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एक हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी में से एक और है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब मैं आपके सामने 3 कंडीशन रख रहा हूं। ठीक है, सपोज हमारे पास लेट वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स having masses m1 and m2 and having initial velocity ua and ub। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स a and b अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं या 2 बॉल्स हैं, एक बॉल का नाम है A, दूसरे बॉल का नाम क्या है B, और उनका जो मास है वो है m1 और m2, और उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है सपोज उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, कितना है इनिशियल वेलोसिटी ua एंड ub जो है हमारा क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, आप चाहो तो मास को ma और mb भी कर सकते हो, चलो एक ही कर लेते हैं, तो मास को कर लेते हैं, पहले वाले का मास ma है, दूसरे वाले का मास mb है। ठीक है, और उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है ua एंड ub है। ठीक है, आगे आफ्टर t टाइम दे कोलाइड विथ ईच अदर, they collide with each other and applied force on each other। अब जो दोनों बॉल्स थे, पहले जो है वो एक वाला जो है ua स्पीड से चल रहा था और दूसरा वाला जो है ub स्पीड से चल रहा था। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। पहले जो है क्या है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास है ma, एक और ऑब्जेक्ट है, इसका मास है mb, ये इस डायरेक्शन में कितना स्पीड से चल रहा है ua स्पीड से, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में, और उसका स्पीड कितना है ub है। ये जो है दोनों के टकराने के पहले का कंडीशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर दोनों क्या हो गए, ये पहला कंडीशन हो गया, दोनों आपस में जो है कोलाइड हो गए। ठीक है, कौन कौन सा, मास a और मास b, ये आपका क्या है, ये देखो ये कंडीशन है आपका दोनों के टकराने के पहले का, सो बिफोर कोलिजन। ये है आपका सेकेंड कंडीशन एट कोलिजन, जब टकराते हैं तो क्या होता है। इसके बाद टकराने के बाद जो है इनका जो वेलोसिटी है, मास तो वही रहेगा ma और इसका मास क्या रहेगा mb, इनका जो स्पीड है वो हो जाता है va और इसका स्पीड हो जाता है vb। ये है आपका आफ्टर कोलिजन।
तो तीन कंडीशन है, दो बॉल्स हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों का मास है ma और mb, उनकी इनिशियल वेलोसिटी है ua ub, दोनों कुछ देर चले और कुछ कितना देर चले देखो t टाइम, मतलब t मतलब कुछ सेकंड होगा, 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी होगा, उसके सेकंड के बाद दोनों जो है क्या होते हैं, टकराते हैं। अब जब दोनों टकराएंगे उसके बाद उनकी स्पीड जो है डेफिनेटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और उनके टकराने के बाद की वेलोसिटी कितनी है, va और vb। उनका मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो सेम रहेगा, ठीक है। एंड अप्लाइड फोर्स एंड ईच अदर। इसके बाद आगे लिखेंगे आप, जो मैं बता रहा हूं उसी को आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसा लिखा है किताब में वैसे ही लिखने की जरूरत है। आफ्टर कोलिजन their velocity changes, their velocity changes to va and vb। अब टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, va और vb हो गई। अब देखो जब दोनों बॉल्स आपस में टकराए होंगे तो पहला वाला बॉल दूसरे वाले पर धक्का दिया होगा, दूसरा वाला जो है पहले वाले को क्या किया होगा, धक्का दिया होगा, तो उसी का नाम हम लोग रख लेते हैं जो फोर्स होगी उनका। ये सारी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन बॉडी ए अप्लाइड फोर्स ऑन बी विच इज इक्वल्स टू, सपोज कर लेते हैं ए और बी, मतलब बॉडी ए मतलब पहला बॉल दूसरे बॉल को जितना ताकत से धक्का देगा उसका नाम क्या हो जाएगा, एफ ए एंड बी। फिर एट द टाइम ऑफ कोलिजन बॉडी बी अप्लाइड फोर्स ऑन ए, अब जो बी है वो ए पर कितना फोर्स लगाएगा, सपोज उसका नाम रख लेते हैं हम लोग एफ बी ए। तो पहला वाला क्या है, ए जो है बी पर कितना धक्का लगा रहा है, एफ ए बी, दूसरे वाले में बी ए पर कितना धक्का लगा रहा है, बी एफ बी ए। अब आपको मालूम है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होगा, दोनों फोर्स जो एक दूसरे पर लगाए जाएंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। पहला वाला इधर धक्का मारेगा तो दूसरा वाला इधर धक्का मारेगा, और दोनों फोर्स कैसे होंगे, बराबर होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो दैट्स व्हाई हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता चलता है कि जो दोनों फोर्स होंगे वो दोनों फोर्स आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, और एक दूसरे पर जो है क्या करेंगे, वो फोर्स जो है अप्लाई जो है करेंगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करना हम लोग चालू करते हैं। सो देखो ए ने किस पर फोर्स लगाया, बी पर, तो बी पर फोर्स लगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो मैंने लिखा था, फोर्स का एक फॉर्मूला मैंने लिखा था न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, लिखा था कि नहीं। तो अभी किस पर लग रहा है, b पर, तो मास किसका लेंगे हम लोग, vb। फाइनल वेलोसिटी ऑफ b कितना है, vb, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ub, और टाइम कितना है, टकरा रहे हैं, कितने समय में टकरा रहे हैं, दोनों t टाइम में जो है दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। फिर जो है b a पर फोर्स लगा तो a पर लगा, इसलिए यहां पर ma, और a की फाइनल वेलोसिटी, a की इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या आएगा, टाइम, दोनों टाइम और टाइम क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो mb vb माइनस mb ub, उसी तरीके से माइनस ऑफ ma va, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ma एंड ua, होगा कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, जो इनिशियल है, जो फाइनल है, उसको हम लोग एक साथ जो है रखते हैं, ठीक है। सो कैसे रखेंगे, देखो ये v है और ये v है, दोनों v को एक साथ ले आते हैं, ये हो जाएगा mb vb, ये माइनस उठकर यहां आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा ma va, ये माइनस उठ के यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ma ua प्लस mb और ub। देखो इधर वाले टकराने के बाद की वेलोसिटीज है और इधर टकराने के पहले की क्या है, वेलोसिटीज है। सो मास इनटू वेलोसिटी, याद करो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो दूसरे वाले बॉल का मोमेंटम प्लस पहले वाले बॉल का मोमेंटम,
उसी तरीके से पहले वाले बॉल का मोमेंटम और दूसरे वाले बॉल का मोमेंटम दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि द सम ऑफ मोमेंटम्स ऑफ टू और मोर बॉडीज बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। मतलब हिंदी में आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो टकराने के पहले का दोनों का मोमेंटम को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो मोमेंटम टकराने के बाद वाले दोनों के मोमेंटम के समेशन के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे MAUA ये क्या है आपका, इसका मोमेंटम है कि नहीं, MA इंटू V, दोनों को मैं इंटू कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मोमेंटम ऑफ A मिलेगा। उसी तरीके से इन दोनों को इंटू करूंगा तो क्या मिलेगा, मोमेंटम ऑफ B मिलेगा। तो मोमेंटम ऑफ A प्लस मोमेंटम ऑफ B ये आपका क्या है, टकराने के पहले का है। उसके बाद टकराने के बाद का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो टकराने के बाद का मोमेंटम ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का, दोनों का समेशन यहां है, दोनों का समेशन यहां है और बीच में क्या लगा है, इक्वल लगा है। इसका मतलब क्या है कि द टोटल मोमेंटम before collision is always equals to momentum after collision। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब पहले जितना मोमेंटम था अभी भी टोटल समेशन मोमेंटम कितना होगा, उतना ही होगा। जैसे आप लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं कि मतलब एनर्जी पहले जितना था बाद में भी क्या होता है, उतना ही होता है। उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं कि जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो जुड़ने से पहले जितना मास होता है जुड़ने के बाद भी उतना ही मास होता है। उसी तरीके से टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आपका क्या है, आफ्टर मोमेंटम है, ठीक है, दोनों का समेशन। और ये क्या है आपका, बिफोर मोमेंटम है, दोनों के समेशन का। तो देखो अगर मान लेते हैं कि दूसरे वाले बॉडी का मतलब, यहां पर मैं आपको दूसरे भाषा में समझा देता हूं। जैसे इसका जो पहले मोमेंटम था मान लेते हैं वो 10 यूनिट था और इसका जो मोमेंटम था वो 20 था। तो टकराने के पहले दोनों का मोमेंटम कितना हो गया, 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया। उसी तरीके से टकराने के बाद जो है इसका मोमेंटम मान लेते हैं बढ़कर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है और इसका मोमेंटम कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो देखो इंडिविजुअली उनके मोमेंटम आपस में बदले हैं। पहले वाले बॉडी का मोमेंटम 10 था, टकराने के बाद 12 हो गया। दूसरे वाले का मोमेंटम 20 था, टकराने के बाद कम हो गया, 18 हो गया। लेकिन दोनों का समेशन अभी भी उतना ही है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही बोलता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको मैं आसान भाषा से समझा पाया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है क्या होता है, टकराने के पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम की क्या होता है, बराबर होता है। भले ही इंडिविजुअली उनके मोमेंटम आपस में क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। सो यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइज के वीडियो जो है आपको बहुत जल्दी जो है मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।